उन्नाव दुष्कर्म मामले में अब एक नया विवाद सामने आया है। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो राष्ट्रीय पुरुष आयोग की अध्यक्ष बरकत रेहन को लेकर आपत्तिजनक बयान देती हुई दिखाई दी है। वीडियो में पीड़िता का एक कहते हुए नजर आ रही है कि ऐसी महिलाओं के साथ ही रेप होता है। इस बयान के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। बरकत रेहन ने इसे गंभीर और आपत्तिजनक बताते हुए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अपनी सुरक्षा की मांग उठाई है। उनका कहना है कि ये बयान न केवल महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है, बल्कि इससे उनके जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा होता है। बरकत रेहन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली पुलिस में दी गई अपनी शिकायत की कॉपी भी साझा की। उन्होंने लिखा कि कानून सबके लिए समान होता है, चाहे बयान देने वाला कोई भी हो। उन्होंने दिल्ली पुलिस से इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने और उन्हें पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। बरकत रेहन का कहना है कि एक दुष्कर्म पीड़िता द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की टिप्पणियां महिलाओं के खिलाफ अपराध को सामान्य बनाने की मानसिकता को बढ़ावा देती है, जो समाज के लिए बेहद खतरनाक है। फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है और जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस बयान और शिकायत के आधार पर आगे क्या कोई कानूनी कार्रवाई होती है। और सबसे बड़ी बात कि एक महिला के सम्मान में जो लोग उतरे हुए थे, क्या वही लोग एक दूसरी महिला का जब अपमान होता है बयान के माध्यम से, जो एक कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है, क्या वो लोग इस महिला के सम्मान के लिए भी आवाज बुलंद करेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त पुरुष आयोग की अध्यक्ष हैं और एनजीओ है ये, और इसकी अध्यक्ष हैं बरकत रेहन जी, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बरकत जी, स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने हमेशा से सच की आवाज़ बुलंद की है। एक सच के लिए आप जब सड़क पर उतरी तो एक तरफ महिला के सम्मान की जो लोग बात कर रहे थे, उनकी तरफ से ही एक महिला का अपमान होता हुआ देखा गया, लेकिन अब तक किसी भी तरीके की जिस ठोस प्रतिक्रिया का इंतजार आप कर रही हैं वो आप तक नहीं पहुंची है। इस पूरे घटना चक्र में अभी आप अपने आप को कहां खड़ा होता हुआ देख रहे हैं? लावनी जी, बहुत ही दुखद घटना है ये, अत्यंत अपमानजनक है, ये आपत्तिजनक है। और जो रेप के लिए उकसाया गया है, मेरे रेप के लिए पीड़िता ने जो लोगों को उकसाने वाले बयान दिए हैं, वो हृदय को बहुत दुखी करते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। और मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं कि मैं जो समाज के लिए कार्य कर रही थी, आज तक मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई महिला आई है या पुरुष आए हैं, क्योंकि पुरुषों की खासकर महिलाएं और जो बहनें हैं और माएँ हैं वो अक्सर मेरे पास आती हैं मिलने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनकी मदद करने के लिए। और महिला सम्मान मेरे लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि मैं खुद भी महिला हूँ। लेकिन मैं इस पीड़ा से समझ नहीं पा रही हूँ, मैं इतनी गुजरी, मानसिक तनाव है मुझे, और बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही हूँ कि कोई किसी का कॉल नहीं आया। मैंने सुबह सुबह सबको टैग कर दिया था, कहीं से कोई कॉल नहीं आया। एनसीडब्ल्यू महिलाओं की रक्षा के लिए बने हुए हैं, वहां से कोई कॉल नहीं आया, कोई रजिस्टर नहीं हुई कहीं पे, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये भी बहुत दुखद है, मैंने कंप्लेंट सिर्फ दी, अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई। जबकि इस भड़काऊ बयान के बाद अगर मेरा रेप होता है या मेरा मर्डर होता है तो मैं तो मर जाऊंगी, फिर उसके बाद तो ये केस ही पूरा खत्म हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं है। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने जंतर मंतर पे जाके जो भी कहा है वो सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में रह करके अपनी बात को कहा है। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि 8 साल, मैंने ये बात रखी, 8 साल कुलदीप सेंगर ने जेल में काट ली है, सजा काफी है, इनफ है, और उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दी थी और बेल उनका राइट है। बस मैंने इतना कहा। और दूसरी बात जो मैंने बड़े खम से उठाई थी वहां की, रेप पर राजनीति बंद करो। कहां से आ रही है तुम्हारी फंडिंग? कौन कर रहा है तुम्हें फंडिंग? कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फंडिंग कर रही है तुमको? ये कहां से इतनी भीड़ बुढ़ा रहे हो? कौन पैसा दे रहा है? और योगिता भयाना के एनजीओ की जांच होनी चाहिए। आज से कुछ साल पहले से भी मैंने ये बात उठाई है, बहुत बारी कही है कि ये सारे जो
एनजीओज हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। फंडिंग कहाँ से आ रही? हम मेरे एनजीओ को तो कभी 1 रुपया कहीं से फंडिंग नहीं आई, क्योंकि हम जमीन पे सही काम कर रहे हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि जो पुरुषों के साथ प्रताड़ना हो रही है, मैं तो उस पर आवाज उठाती रहती हूँ, दिन भर वही काम करती हूँ, कभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, कभी कोर्ट। लेकिन आज एक महिला जो कह रही है कि जो पीड़िता है उन्नाव रेप केस की, जिसने कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ, अगर उस पीड़ा को उन्होंने देखा था, सहन किया था, तो क्या वो कामना कर सकती हैं कि बरखा त्रेहन का रेप हो? सबसे बड़ा सवाल है, मैं दुनिया से पूछना चाहती हूँ, मैं जज साहब से पूछना चाहती हूँ, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जो इस पीड़ा से गुजरा है, क्या वही पीड़ा मुझे देना चाहेगी कोई महिला कि मेरा रेप हो? ऐसी मंशा है उनकी। बरखा जी, अभी क्योंकि आपने कहा कि पुलिस भी आपको सहयोग नहीं कर रही, आपने कंप्लेंट दर्ज की है, एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है अभी तक, तो क्या आधार दिया जा रहा है? एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हो पा रही है? अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। पुलिस कह रही है कि हमने आपकी कंप्लेंट ली है और वो पूरी बात मेरी सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि इसमें एफआईआर तो लॉन्च हो, इतनी बड़ी बात है। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा है और वहां उन्होंने मेरे रेप के लिए उकसाया है लोगों को। तो जिन लोगों को ये पॉलिटिकल पार्टियां संरक्षण देती हैं, वो मेरे पीछे लग गए हैं और बड़े भद्दे भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं। यही लोग हैं और यही लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है कि एक महिला का सम्मान है और दूसरी महिला का अपमान कर रहे हैं, और इतना बुरी तरीके से अपमान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कहां गए महिला एक्टिविस्ट? अरे भाई, योगिता भयाना कहां है जो अपने आप को बड़ी महिला एक्टिविस्ट बता रही है? और दूसरी महिला एक्टिविस्ट कहां है? मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ी, मैंने तो नहीं देखा किसी का, ना मुझे फोन आया, ना कोई मुझसे घर मिलने आई। तो क्या मतलब फिर ये महिला एक्टिविस्ट सब फर्जी है? मैं ये मानूंगी, इससे अच्छी तो मैं ही हूं जो पुरुषों के लिए काम करती हूँ। तो समस्तीपुर अतुल सुभाष के घर गई थी, किसी ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, मैं अपने पैसे खर्च करके समस्तीपुर। जी बरखा जी, इस पूरे प्रकरण में आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार आपको ट्रोल भी किया गया और आपको अपनी जान को लेकर भी खतरा है। किस तरीके की बातें, खास तौर पर आपने ये तमाम बातें जब पुलिस के समक्ष रखी होगी तो किस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई? क्या आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? ऐसा कोई बात नहीं कही किसी ने भी। अब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। बस मेरा कसूर ये था कि जो दिल्ली कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा, मैंने वही चीज जंतर मंतर पे जाकर के कही। लेकिन जो हमारी पीड़िता है वो तो कुछ भी कह सकती हैं। वो कितने प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में मेरे साथ ही बैठ करके कह रही थी कि जज बिक गया। उन्होंने जज के पैसे भी कई जगहों पे कोर्ट किए हैं, कहीं 15 लाख, कहीं 50 लाख, पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं। वो तो वो तो बहुत पावरफुल है ना, पीड़िता तो बहुत पावरफुल है। वो तो किसी को भी कुछ भी कह सकती है, किसी को भी निर्देश दे सकती है, मेरे को मरवा डालो। लेकिन मेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली है, किसी ने मुझे साथ नहीं दिया, कोई भी सामने नहीं आया, ना पुलिस से, ना प्रशासन से, ना कहीं से कोई, ना मीडिया से। आप बात कर रही हैं, अभी तक एएनआई वाले आए थे घर में, उन्होंने बाइट ली है। बाकी मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये किस ओर जा रहा है ये देश। एक महिला है, वो पीड़िता महिला है और वही पीड़िता। सवाल यही है कि एक सम्मान, दूसरी तरफ अपमान अगर होता है तो फिर उस अपमान करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है? बरका, हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जो बराबरी और समानता की बात होती है वो आपके लिए भी निश्चित रूप से लागू हो, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द इस पूरी प्रकरण में न्याय मिले और आपके लिए खासतौर से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बरखा, आप हमारे साथ जुड़ी और अपनी मन की बात हम तक साझा की।